Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to start a fresh chapter that is material cost. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट पढ़ा है इसमें से एंड डायरेक्ट एक्सपेंस भी पढ़ लिया है। तो आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मटीरियल, फिर आता है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय, फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के हम लोग का क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट, राइट। ये तो आप सबको ही पता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है या कॉस्ट रिडक्शन करना है तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट एम्प्लॉय हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, उन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उन सबको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एम्प्लॉय कॉस्ट वाले चैप्टर में भी बोला था, उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है, उन सब के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर मटीरियल कॉस्ट, जो कि हमें कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में हमें उसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल इज एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ और कंपोज्ड ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मटेरियल क्या है, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया, लेट्स से ये हाइलाइटर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें इंक है, इसमें प्लास्टिक है। तो कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में हर वो चीज़ जो एक पार्ट फॉर्म करती है, इसको कंपोज करने के लिए उन सारे चीज़ों को हम लोग, उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ना मटेरियल के लिए स्टोर्स वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर्स या फिर इन्वेंट्री, इन सारे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल रेफर्स टू द कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ रेंडरिंग सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये वही बोल रहा है कि मटेरियल एक कमोडिटी को रेफर करता है जिसको हम लोग एक प्रोसेस के द्वारा एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट इज नोन एज योर मटेरियल। यहाँ पर और क्या बोल रहा है कि स्टोर का एक बहुत ही वाइड मीनिंग होता है। मतलब स्टोर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली रॉ मटेरियल को ही सिग्निफाई करता है, नहीं। स्टोर्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल जितना आपने कंज्यूम किया है, जितना प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ सप्लाईज, जैसे कि उसमें लेट्स से कुछ एक ग्लू का इस्तेमाल हुआ है या फिर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, उन सारी चीज़ों का। फिर मेंटेनेंस, अगर स्टोर का मेंटेनेंस करना है, उन सारे मटेरियल्स का मेंटेनेंस करना है, तो उसमें जो भी यूज़ होता है उसको भी हम लोग मटेरियल बोलते हैं। फैब्रिकेटेड पार्ट्स, कंपोनेंट्स, टूल्स, जिग्स एंड अदर आइटम्स, जो कि हो सकता है कंज्यूमेबल्स हैं या फिर कोई लुब्रिकेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स या फिर इन्वेंट्री बोलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें जानना है कि जब भी हम लोग मटेरियल या फिर इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली रॉ मटेरियल ही है, नहीं। इसमें क्या क्या आता है, आपका रॉ मटेरियल आता है, आपके कंपोनेंट्स आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जितना होगा वो आता है, फिनिश्ड गुड्स जो है वो आता है, और जितना आपका स्क्रैप है या फिर जितना भी आपका डैमेज्ड आइटम है वो भी आता है आपका मटेरियल में, राइट। मटेरियल कॉस्ट जो है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसको बहुत मात्रा में कंट्रोल करता है। वो क्यों करता है, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स 40 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट। जितना भी आपका टोटल कॉस्ट है उसका 40 to 80% क्या रहता है, आपका मटेरियल कॉस्ट ही रहता है। इसीलिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये जो परसेंटेज है ये वैरी कर सकता है। कहीं पर ये 80% है, कहीं पर 90% है, और कहीं पर ये 30 या 35% भी हो सकता है। लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे मटेरियल कॉस्ट का ही रहता है। ठीक है। और आप लोगों ने अगर FM पढ़ा है तो आप लोगों को पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है कि इन्वेंट्री या जो मटेरियल होता है हम लोग का, वो एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट होता है, किसमें, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल क्या है, वो फंड जो हम डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते हैं,
उसका एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट होता है इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसीलिए इन्वेंट्री कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी कंपनी के प्रेजेंट कंडीशन को कंट्रोल करने में, और फ्यूचर कंडीशन को, फ्यूचर जो आपका फाइनेंस है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम लोगों ने यूज़ किया कि कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल का मतलब क्या है, राइट। मटीरियल कंट्रोल, ये टर्म अभी हम लोगों ने यूज़ किया। द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट sufficient goods are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessarily large stock। मटीरियल कंट्रोल का मतलब है आपको अभी फिलहाल प्रोडक्शन के लिए जितना मटीरियल चाहिए उतना अगर आपके स्टॉक में है, सफिशिएंटली अवेलेबल है आपके पास, तो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ला के अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे पिछले साल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो सब लोग घर में एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट का ग्रोसरी सामान ला के स्टोर करने को ट्राई करने लगे सब लोग। जिसके घर में 3 जन हैं वो लोग भी 10 kg आटा, 15 kg चावल, 6 किलो आलू ऐसे ला के घर में अपना स्टोर करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चलाने के लिए जितना सामान चाहिए, आप अगर उतना भी है आपके पास, सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो आपको लार्ज स्टॉक लाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज नोन एज योर मटीरियल कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि मटीरियल कंट्रोल की ज़रूरत क्या है और मटीरियल कंट्रोल के गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट बोल रहा है टू मेक कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स जो है ना वो ही आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन इंग्रेडिएंट है। तो आपको वो उस अमाउंट में अपने पास रखना चाहिए कि कभी भी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटीरियल्स ना हो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी पे, आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू शुड ऑलवेज हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ योर मटीरियल्स। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है टू अवॉइड लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सरप्लस। तो ये बोल रहा है कि मटेरियल्स जितना आपको चाहिए है उतना ही आप खरीद कर अपने स्टोर में जमा करके रखो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का अपने पास रखेंगे। इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि ये वर्किंग कैपिटल को कैसे लॉकअप कर देता है। सी, आपके पास लेट्स से 1000 रुपीज़ है, राइट, और अभी आपको ओनली जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ओनली 500 रुपये का ही चाहिए, राइट। अगर आप लोग अभी 500 नहीं खरीद के यहाँ पर हज़ारों रुपए का ही पूरा का पूरा सामान, पूरा का पूरा जो पैसे हैं आपके पास, वो अगर पूरा का पूरा मटेरियल्स खरीदने में ही लगा देंगे जिसकी आपको एक्चुअल में अभी ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया, आप जो ये एक्स्ट्रा बचा 500 रुपये का कुछ और यूज़ कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ रिस्क हो गया, कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो गया, कुछ एडवर्स सिचुएशन आ गया जहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो उस टाइम आपके पास वो अवेलेबल नहीं होगा वो अमाउंट ऑफ मनी। इसीलिए बोला है टू अवॉइड लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सरप्लस एंड ऑब्सोलेट स्टोर्स। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि मटेरियल आप जब भी खरीद रहे हो ना, उसको कंट्रोल करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस। जितना आप रॉ मटेरियल जितने भी क्वांटिटी का आप खरीद रहे हो, उसका जो रेट है या उसका जो प्राइस है, दैट हैज़ टू बी वेरी इकोनॉमिकल, वरना तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है टू परचेज प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटीरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज ऑफ मटीरियल। तो इसका क्या मतलब है, आपको अच्छे क्वालिटी का मटीरियल खरीदना चाहिए सो दैट आप जितना कम स्पॉइलेज हो सके, जितना कम वेस्टेज हो सके, आप मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज में अपना काम कर सके, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका मटेरियल कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है टू सर्व एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन द मटेरियल्स नॉलेज फॉर प्राइसेस, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, लीड टाइम, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको मटेरियल्स का नॉलेज है और आप जानते हो कि मटेरियल कंट्रोल सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है,
तो आपके पास हमेशा एक रेडिली अवेलेबल डेटा रहता है। और आपका जो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम है इट वर्क्स एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑल्सो, कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े कि इस मटेरियल का प्राइस कितना था या रेट कितना था या लीड टाइम क्या है इस मटेरियल का। लीड टाइम मतलब कितने टाइम में आपको वो मटेरियल तो यूज़ होता जा रहा है तो कितने टाइम में आपको उसको रीफिल करना है, सो दैट स्टॉक की कभी कमी ना रहे। और उसका क्वालिटी कैसा है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मटेरियल कंट्रोल सिस्टम को एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा गया है, राइट। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है मटेरियल का जो स्टडी है ना, यहाँ पर ये बेटर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको ये तीनों एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से ये आपका स्टोर है और ये आपकी फैक्ट्री है, राइट। ये आपका स्टोर है, ये आपकी फैक्ट्री है। तो जब आपको मटेरियल आप खरीद कर ला रहे हो तो ऑब्वियसली आप फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भेजना चाहते हो और यहाँ से फिनिश्ड गुड्स निकालना चाहते हो, इसीलिए आप लोग मटेरियल आप खरीद रहे हो। तो फैक्ट्री तक मटेरियल पहुँचेगा कैसे, इसके फ्लो को हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर मटेरियल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परचेज एंड रिसीट, सेकेंड है स्टोरेज एंड थर्ड है इशू। तो ये है आपका फैक्ट्री, ये है आपका स्टोरेज एरिया और ये है आपका वो जगह या वो प्लेस जहाँ से आप लोगों ने मटेरियल परचेज किया है, राइट। तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, मटेरियल परचेज कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने परचेज कर लिया और आपके पास यहाँ पर रिसीव भी हो गया, यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल। रिसीव करने के बाद आप लोग उसको स्टोरेज एरिया में स्टोर करके रख रहे हो। तो मटेरियल को अक्वायर करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आप दुकान जाकर खरीद के जैसे सामान लाते हो, सिमिलरली यू आर गोइंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेस एंड यू आर परचेजिंग योर रॉ मटेरियल, यू आर रिसीविंग इट एंड स्टोरेज में आप उसको रख रहे हो, राइट। ये आ गया आपके स्टोरेज में। फिर स्टोरेज से आप रॉ मटेरियल कहाँ भेज रहे हो, फैक्ट्री में भेज रहे हो। ये जो फैक्ट्री में भेजने का प्रोसेस है दिस इज नोन एज इशू। आप इतना इशू कर रहे हो फैक्ट्री के लिए, राइट। ये प्रोसेस क्या है, दिस इज योर रिसीट। आप लोगों ने रिसीट किया मटेरियल, फिर आप लोगों ने उसको फैक्ट्री में ले जाने के लिए मटेरियल इशू किया, ठीक है। और फाइनली आपका यहाँ पर क्या निकला, रॉ मटेरियल जाने के बाद फैक्ट्री से निकला आपका फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो फिनिश्ड गुड्स है इसका जितना भी प्राइस होगा उसमें मटेरियल कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट बुक में बोल रहा है कि रिक्विजिट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। ये सब जो भी है ना, जैसे कि मटेरियल को आप लोग जब मटेरियल कंट्रोल सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने की ज़रूरत क्या क्या है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। जैसे कि इट सर्व्स एज एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक्स। फिर आप मैनेजमेंट को प्रॉपरली रिपोर्ट कर सकते हो रिगार्डिंग कितना आपने परचेज किया, कितना स्टोरेज में है और कितना फैक्ट्री में आपका यूटिलाइज हो रहा है। इन सारी चीज़ों को आप लोग अगर खुद भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परचेज फ्लो। परचेज फ्लो क्या है, द मेन फंक्शंस ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। आप लोग ये चीज़ खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि जब भी हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप फैक्ट्री भूल जाओ, मटेरियल भूल जाओ, नॉर्मल सोचो। हम लोग डेली लाइफ में जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं हम लोग, हमें क्या खरीदना है, राइट, व्हाट टू परचेज। फिर है कि कब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कब खरीदना है, व्हेन टू परचेज, द राइट टाइम। फिर है हम लोग इसे कहाँ से लेंगे तो हमारे लिए ये सही प्राइस में मिलेगा, सही क्वालिटी में मिलेगा, वेयर टू परचेज, द राइट सोर्स। सही सोर्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, हमें ये देखना है कि इसका हमें कितना क्वांटिटी लगेगा। ये तो बस कॉमन सेंस ही है, आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ मच टू परचेज, कितना आपको परचेज करने की ज़रूरत है, द राइट क्वांटिटी।
और क्या है, कितने प्राइस में हमें उसको खरीदना चाहिए, वॉट विल बी द राइट प्राइस टू परचेज द मटीरियल, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस इफेक्टिवली द परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉलोज द फॉलोइंग प्रोसीजर। फर्स्ट है रिसीविंग परचेज रिक्विजिशंस। परचेज रिक्विजिशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल में दिया है आपके बुक में परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर के बारे में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि परचेज रिक्विजिशन क्या है। परचेज रिक्विजिशन मतलब आप लोग जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको ये बताना रहता है, बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करना रहता है कि हमें दिस मच ऑफ अमाउंट का जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमें इतने क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का हमें मटेरियल जो है वो हमें चाहिए। दैट इज नोन एज योर परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज करने के लिए, सामान परचेज करने के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करती है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट आता है, आप लोग पहले फैक्ट्री से रिसीव करोगे कि परचेज कितना अमाउंट परचेज करना है, क्या परचेज करना है, कब तक में परचेज करना है। सेकेंड है एक्सप्लोरिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड चूजिंग द सप्लायर। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप लोग देखते हो बहुत सारे दुकान में कहाँ पर प्राइस कम है, कहाँ पर क्वालिटी अच्छा है, उन सबको आप लोग नाप तोल कर ही बाद में खरीदते हो। तो इट इज़ द वेरी सेम थिंग, यू जस्ट नीड टू एस्टिमेट कि व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, एंड फिर आपको एक अच्छा सप्लायर अपने हिसाब से, एक सूटेबल सप्लायर को चूज करना है। थर्ड बोल रहा है प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। फिर परचेज ऑर्डर दिया जाता है और परचेज ऑर्डर का प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। फिर है रिसीविंग मटेरियल्स। आप लोगों ने परचेज ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद आप लोग के पास मटेरियल रिसीव हो गया, राइट। मटेरियल रिसीव होने के बाद आप क्या करोगे, आप लोग जैसे घर में सामान लाते हो, सामान लाने के बाद आप खोल के चेक तो करते हो कि अच्छा है या नहीं। तो इट इज़ द वेरी सेम थिंग, आपको इंस्पेक्ट करना है और टेस्ट करना है मटेरियल्स को, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, चेकिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स फॉर पेमेंट। आप लोगों ने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया कि हाँ जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है दैट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड जो हमें चाहिए था वही रिसीव हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप बिल्स ऑफ पेमेंट को पास कर देते हो, यानी कि आप जहाँ से परचेज किए थे सामान वहाँ पर आप लोग अपना पेमेंट दे देते हो, राइट। समझ में आ गया। आज का ये क्लास यहीं तक रखेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर और EOQ क्या है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल द विटी टर्टल को शेयर करें और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, so the link is given in the description box below. Please go and check it out.